स्वागत है प्रिय छात्रों। बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का आपका ये इलेक्टिव कोर्स इलेक्ट ग्राउंड 311 कृषि कचरे का प्रबंधन यूनिट 2 का आज दूसरा लेक्चर है। हिंदी में ये दूसरा लेक्चर है रीसाइक्लिंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, कृषि कचरे का पुनःचक्रण। तो कृषि कचरे का पुनः चक्रण कैसे किया जाता है, इसको थोड़ा सा हमारे पीछे कल के लेक्चर से कनेक्ट कीजिए। जो हमने पहले आपको इसके पिछले लेक्चर यूनिट 2 का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने जो बताया था बायोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, यानी कृषि कचरे का जैविक प्रबंधन, उसमें हमने डीकम्पोजिशन की बात की थी। तो ये हमने आपको वहाँ 2 प्रकार के डिकम्पोजिशन बताए थे, इसमें एक प्रकार की चर्चा हम यहाँ करेंगे। रीसाइक्लिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, हमें कृषि कचरे का पुनर्चक्रण करना है, तो यह चक्रण कैसे किया जाएगा और इस चक्रण करने से हमें क्या मिलेगा, ये बातें आज के इस लेक्चर में समझ ही जाएंगी। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि रीसाइक्लिंग का क्या मतलब होता है। रीसाइक्लिंग यानी पुनः चक्रण क्यों किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। जब हमें पुनः चक्रण करना है तो हमें रॉ मटेरियल की तैयारी करनी पड़ेगी, कच्चा माल की तैयारी करनी पड़ेगी। ये कच्चा माल कुछ और नहीं, ये कृषि कचरा ही है। तो जो हमें फसल द्वारा अवशेष पैदा हुए वो कृषि कचरे का पुनः चक्रण करना है। तो पुनः चक्रण के लिए जो प्रक्रिया हम अपनाएंगे, उस प्रक्रिया के लिए एक तो हमारे इस कचरे पदार्थ से शुरू होकर के एक पदार्थ पे जाके ख़त्म होगी। तो यह कृषि कचरा जिससे ये प्रक्रिया शुरू होगी, उस प्रक्रिया के लिए यह कृषि कचरा ही रॉ मटेरियल या कच्चा माल समझा जाता है। तो इसको हम समझेंगे कि कच्चा माल की तैयारी कैसे की जाती है। फिर हम एक फ्लो डायग्राम के द्वारा आपको बताएंगे कि कृषि कचरे का रिसाइकिल कैसे होता है। इसके बाद इस रिसाइकिल में क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। तो प्रोसीजर ऑफ बायोगैस, ये बायोगैस बनाने की ये पूरा विधि हम आज के इस लेक्चर में बताएंगे। ये बायोगैस बनती है एनारोबिक डाइजेशन, यानी हवा की अनुपस्थिति में जो कृषि कचरे का पाचन होता है उससे बायोगैस बनती है। तो हवा की अनुपस्थिति में कृषि कचरे का पाचन कैसे होता है, बायोगैस बनती है। तो अगले बिंदु पे चर्चा करेंगे कि बायोगैस के क्या क्या फ़ायदे हैं। यहीं पर हम ये चर्चा करेंगे कि बायोगैस के क्या नुकसान हैं। इसके आगे हम समझेंगे बायोगैस बनाने के बाद भी कुछ कचरा आखिरकार लास्ट में तो बच ही जाएगा, उससे हमें क्या प्राप्त होगा। यानी कृषि कचरे का पुनर्चक्रण करने से हमको आखिरी में जो प्राप्त होगा, एक तो बायोगैस प्राप्त होगा, उसका हम क्या उपयोग करेंगे। दूसरा, हमको डाइजेस्टेड बायोस्लरी प्राप्त होगा, उसका क्या उपयोग और फ़ायदा है। यह चर्चा भी आज के इस व्याख्यान में की जाएगी। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। कचरे का पुनर्चक्रण यह क्या है, इसको समझ लिया जाए पहले। चेंज वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट। तो जो हमको कृषि कचरा हमारी कृषि गतिविधि से प्राप्त हुआ है, जिसको हम फसल अवशेष कहते हैं या दूसरे प्रकार के कृषि कचरा जो हमारे काम का नहीं है, तो कृषि के लिए वो कचरा हो गया। पुनः चक्रण वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत उस कचरे को न्यू प्रोडक्ट, नई चीज़ में बदल दिया जाता है। तो ये नई चीज़ में बदलने की प्रक्रिया, यहाँ से देखिए, जिसको अभी हम कचरा समझ रहे थे, यही हमने पहले पॉइंट में देखा कि वो नए उत्पाद में बदल गया। जाहिर है हमने इतनी प्रक्रिया करके नए उत्पाद में बदला, तो वो अब नया उत्पाद कचरा नहीं है, वो हमारे काम का उत्पाद होगा। प्रिवेंट द वेस्ट ऑफ पोटेंशियली यूजफुल मटेरियल, रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल एंड रिड्यूस द एनर्जी। इसको जो पुनः चक्रण करते हैं, इसका हमको क्या लाभ मिलता है। यह जो जिसे हम कृषि कचरा समझ रहे थे, यह किसी दूसरे उत्पाद में अगर बदल दिया जाए तो यह काफ़ी उपयोगी सामान है, उपयोगी वस्तु है। तो इस
उपयोगी वस्तु को बर्बाद होने से बचाने के लिए यह कृषि चक्रण, कचरा के चक्रण की प्रक्रिया की जाती है, जिससे यह उपयोगी वस्तु बर्बाद होने से बच जाए। जो हम नया उत्पाद बना रहे हैं, अगर ये उत्पाद हमें बनाना ही है और कृषि कचरे से ना बना करके हम किसी और रॉ मटेरियल, किसी और कच्चे माल से बनाने लगे, तो हमको नया रॉ मटेरियल चाहिए होगा, नया कच्चा माल हमको चाहिए होगा। नया कच्चा माल की जगह हम कचरे का प्रयोग करते हैं, तो नए कच्चे माल पर भी हमारा, नया कच्चा माल पर भी हमारा खर्चा बचता है, और नया कच्चा माल तैयार करने के लिए जो हमारी ऊर्जा खपत हो रही है वो भी बचती है। कृषि कचरे का पुनर्चक्रण करने का एक लाभ यह भी है कि कृषि कचरे का पुनर्चक्रण करने से वायु प्रदूषण में भी कमी आती है। अगर पुनर्चक्रण नहीं करेंगे तो भी उसका, अगर उसको कहीं बाहर ओपन यार्ड डंपिंग कर दिया जाए, खुले में फेंक दिया जाएगा, तो भी वो सड़ेगा ही और वायु प्रदूषण करेगा। यहाँ पर हम पुनर्चक्रण कर रहे हैं, हम आगे देखेंगे हम वही प्रक्रिया कर रहे हैं जो वहाँ ओपन यार्ड डंपिंग में होती है, लेकिन यहाँ हम प्रदूषण होने से बचा ले रहे हैं, और जल वायु प्रदूषण होने से बचा ले रहे हैं। जल प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण होता है क्योंकि लैंड फिलिंग से जो वहाँ खुले में कचरा सड़ता है, उससे जल प्रदूषण भी होता है। कैसे होता है वो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। लैंड फिलिंग, असल में लैंड फिलिंग ये टर्मिनोलॉजी, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है उस जगह के लिए, यह शब्द उस यार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हम ओपन यार्ड डंपिंग कर रहे थे, तो उस यार्ड को लैंड फिलिंग बोलते हैं। यानी कि वो एक ऐसी जगह है, ऐसा लैंड है जिसकी फिलिंग की जा रही है कचरे से। तो कचरे से लैंड की फिलिंग कर दी जाए, ज़मीन को भर दिया जाए कचरे से। तो शहर के किनारे जनरली हमने देखा है कि ऐसा स्थान होता है जहाँ सारा कचरा ले जाके फेंका जाता है। तो ऐसी जगह को जहाँ पे सारा कचरा इकट्ठा किया जाता है और बार बार वहीं पे डालते रहा जाता है, तो उसको बोलते हैं लैंड फिलिंग, उसी जगह को। तो लैंड फिलिंग के वजह से जल प्रदूषण भी बहुत होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। कृषि कचरे का अगर पुनः चक्रण किया जाए तो इन दोनों समस्याओं से बचा जा सकता है। जब हम खुले में कृषि कचरा फेंक देते हैं और वहाँ पर उसकी सड़ने की प्रक्रिया होती है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रक्रिया एक साथ वहाँ पर होती है, तो वहाँ से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। यह ग्रीन हाउस गैस वातावरण को प्रदूषित करती है, वातावरण को गर्म करती है। तो कृषि चक्र का पुनः चक्रण करने से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से बचा जा सकता है। यह एक ऐसा प्रक्रिया है, यह एक ऐसा भाग है जो कि मॉडर्न वेस्ट रिडक्शन में काम आता है, और इसका सिद्धांत है कि कचरे को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, रीयूज़ किया जाए, दोबारा यूज़ किया जाए, दोबारा उपयोग में लाया जाए और पुनः चक्रण किया जाए। जिसके कारण ये हमारा प्रबंधन, जो कचरे का प्रबंधन है, ये मोस्टली एक आधुनिक कंपोनेंट है जिसके माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। तो हम अगला आते हैं प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल। अभी हमने इसके पहले एग्रीकल्चर वेस्ट कह रहे थे, हम रॉ मटेरियल कह रहे हैं। कृषि कचरा कह रहे थे, अभी हम कच्चा माल कह रहे हैं। पहले हम जब कृषि कचरा कह रहे थे तो कृषि के लिए वो कचरा हो गया, क्योंकि कृषि से हमने अपने उपयोग की वस्तु ले ली, जो अवशेष बच गया कृषि के दृष्टिकोण से वह कचरा है। अब हम जब पुनः चक्रण करने जा रहे हैं तो पुनः चक्रण की हमारी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में यही कृषि कचरा कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होने वाला है। तो उस प्रक्रिया में इसको कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो यह कच्चा माल कैसा होना चाहिए उसकी हमें देखभाल करनी पड़ेगी। देखिए, प्रायः ऐसा होता है कि जब हम कचरा कहीं फेंकते हैं तो हम यह चिंता भी नहीं करते कि उस कचरे में क्या क्या जा रहा है। वो कचरा कागज़ हो सकता है, वो कचरा सब्जियों का छिलका हो सकता है, फलों का छिलका हो सकता है, वो कचरा में लोहे का टुकड़ा हो सकता है, कुछ भी उस कचरे में हम सब कचरा एक जगह इकट्ठा करके फेंक आते हैं। यह पूरा कचरा कच्चा माल नहीं हो सकता, क्योंकि अगली जो प्रक्रिया है वो एक तरह के कचरे को इस्तेमाल करती है, एक तरह के कचरे को इस्तेमाल नहीं करती है। तो हमको जिस प्रक्रिया में हम इसको पुनः चक्रण करने जा रहे हैं, उसके लिए हम को कच्चा माल की तैयारी करनी है।
यहाँ पर हम इस लेक्चर में बायोगैस की चर्चा करेंगे कि कृषि कचरे से बायोगैस बनानी है, इसका एनारोबिक डाइजेशन करना है, उससे बायोगैस बनानी है। बायोगैस के बाद जो बच गया वो डाइजेस्टेड स्लरी बोलते हैं, जो कि एक कार्बनिक खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छा पोटेंट कार्बनिक खाद है। तो बायोगैस बनाने के लिए किस प्रकार का कचरा लगता है, किस प्रकार का कच्चा माल लगता है, कचरे में वही माल होना चाहिए। तो जो कच्चा माल लगता है तो हमको अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये ऐसे वस्तु से रहित होना चाहिए जो कृषि के द्वारा उत्पादित नहीं की गई है। अब कृषि कचरा यहाँ पर अगर है हमारे पास, इसमें मिट्टी भी है, पत्थर भी है, प्लास्टिक भी है, और कृषि से द्वारा उत्पादित कचरा यानी कि फसलों के अवशेष भी है। तो प्लास्टिक या कागज या मिट्टी मिक्स है तो बायोगैस में वो काम कर नहीं पाएगा। तो हमें ऐसा कृषि कचरा चाहिए जो सिर्फ कृषि के द्वारा उत्पादित किया गया है, उसमें सिर्फ कार्बनिक पदार्थ हैं, वहाँ कोई भी अकार्बनिक पदार्थ नहीं होना चाहिए। वो मिट्टी, धूल, पत्थर और कागज, प्लास्टिक, इस तरह का जो फॉरेन मटेरियल है, इससे वो मुक्त होना चाहिए, रहित होना चाहिए। तो ऐसा ही माल हमको तैयार, तो जब हम कृषि कचरा कहीं डंप कर दिया गया और हमें उसे बायोगैस उत्पादन के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो हमें वहाँ पर उसकी छटाई करनी पड़ती है। इसमें जो फॉरेन मटेरियल यानी जो जैविक पदार्थ नहीं है उसको छांट करके अलग करना है। तो इसी को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की तैयारी। एनी मटेरियल विच इज़ नॉट डाइजेस्टेबल, ऐसा कोई भी भाग जो कार्बनिक नहीं है, जो वो जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, वो इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये जो बायोगैस के लिए सुटेबल या उपयोगी, बायोगैस के लिए उपयुक्त कचरा है, वो है फसल अवशेष, जानवरों से प्राप्त उप पदार्थ, फूड रेजिड्यू, खाने के जो अवशेष बचते हैं वो, वेस्ट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ पे फलों की या सब्जियों की प्रक्रिया की जाती है, ऐसे फैक्ट्री से जो वेस्ट आता है वो, और ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे हमारे जो खाद्य तेल निकालने वाली कंपनी, वहाँ से जो वेस्ट आता है। इस तरह के सभी कचरे का बायोगैस के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसकी रिसाइकलिंग अगर बायोगैस पद्धति से, एनारोबिक पद्धति से करनी है तो उसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से रहेगी कि हमारे को हमारी खेती की गतिविधि से और हमारे पशुपालन की गतिविधि से हमें कचरा प्राप्त होता है। तो एनिमल मैन्योर हमको प्राप्त होता है, हमको फल और सब्जी का कचरा प्राप्त होता है, खेती का हमको फसल अवशेष प्राप्त होता है, डेयरी से हमें गाय का गोबर प्राप्त होता है, पोल्ट्री से हमें उसका लिटर, जो मुर्गियों का मल है, वो प्राप्त होता है। यह सब कृषि कचरे की, कार्बनिक कचरे की और विघटन होने योग्य कचरे की श्रेणी में आता है। इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से की जाती है कि पहले इन सभी कचरों को हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया में रख डाला जाता है। हाइड्रोलिसिस, लिसिस मतलब टूटना, हाइड्रो मतलब पानी, पानी के साथ उसका विघटन होता है। तो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, ये पानी के साथ टूट के कुछ अलग छोटे टुकड़ों में, हालांकि जटिल कार्बनिक पदार्थ ही वो रहते हैं, पर कुछ वो अलग छोटे कंपोनेंट्स में बदल जाते हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद इस कचरे को एनारोबिक डाइजेस्टर में डाला जाता है। ये एनारोबिक डाइजेस्टर का मतलब है यह एक ऐसा बंद कक्ष है जिसके अंदर हवा नहीं पहुंच सकती। जब इसके अंदर हवा नहीं पहुंच सकती तो यहाँ पर हवा की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की क्रिया होती है। जब हवा की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की क्रिया होती है तो उससे बायोगैस का उत्पादन होता है। उससे जो गैस बनती है उसको हम बायोगैस बोलते हैं। यह बायोगैस एक ज्वलनशील गैस है। चूँकि यह ज्वलनशील गैस है, इसलिए इस गैस का इस्तेमाल हमारे गाड़ियों में, ऑटोमोटिव में ईंधन के तौर पर किया जा सकता है। तो ये बायोगैस से को कंप्रेस करके CBG बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस। इस बायोगैस का शुद्धिकरण करके CNG बनाया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और आपको मालूम है, हम लोग अपने कार में
गैस की टंकी लगवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी कार गैस पे चल रही है, तो वहाँ हम सीएनजी भरवाते हैं उसके अंदर। तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बायोगैस के शुद्धिकरण से बनाई जाती है। तो इसका एक उपयोग ये हो सकता है कि इसको हम अपने कार चलाने के लिए, अपनी गाड़ियाँ चलाने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अब, क्योंकि ये ज्वलनशील गैस है, जब यह ज्वलनशील गैस है तो इसको हम इंजन में भेज सकते हैं और इंजन चला सकते हैं। इंजन चलाकर हम बिजली बना सकते हैं, तो हमको ऊष्मा भी मिल सकती है, हमको बिजली की शक्ति मिल सकती है, हमको गाड़ियों चलाने के लिए फ्यूल ईंधन का मिल सकता है। इस बायोगैस के इतने उपयोग किए जा सकते हैं। इस बायोगैस का शुद्धिकरण करके इस बायोगैस को कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये करने के बाद यहाँ पर कृषि कचरे का हवा की अनुपस्थिति में पाचन होता है, गैस बन जाती है। लेकिन सारा कचरा गैस बन के ख़त्म तो नहीं हो सकता। ये सब गैस बनने के बाद, पाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जैसे हमारे पशु मल द्वारा कचरा छोड़ते हैं, जो जीवाणु, जो सूक्ष्म जीव इस कार्बनिक कचरे का विघटन करेंगे, उसको खाएंगे, वह भी कुछ मल छोड़ेंगे। तो गैस बनने के बाद वहाँ जो बचा रह जाता है, जाहिर है वहाँ फिर भी कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा। यहाँ जो अब बचा रह जाता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टेड बायो स्लरी। यह डाइजेस्टेड बायो स्लरी, यह एक बहुत उत्तम गुणवत्ता का कार्बनिक खाद है, जिसको कि हम पुनः फसल उगाने के लिए अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा एक चक्र इस प्रकार से पूरा होता है। फिर फसल उगाने के बाद हमें कचरा मिलेगा, फिर से हम उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर से हम एनारोबिक डाइजेशन करेंगे, बायोगैस का अलग इस्तेमाल करेंगे, डाइजेस्टेड बायोस्लरी को वापस खेत में डालेंगे। तो इस तरह से यह चक्रण, पुनः चक्रण चलता रहेगा। अब इसके क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो यह जो कृषि कचरे का पुनः चक्रण, बायोगैस प्रोडक्शन हवा की अनुपस्थिति में पाचन द्वारा किया जाता है, इसके 4 स्टेप नीचे हमने आपको दिखाए हैं। पहले स्टेप को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, दूसरे को बोलते हैं एसिडोजेनेसिस, तीसरे को बोलते हैं एसीटोजेनेसिस, चौथे को बोलते हैं मीथेनोजेनेसिस। हमने आपको बताया था कृषि कचरे में क्या होता है, कृषि कचरे के प्रकार, उसकी प्रकृति में विस्तार से चर्चा की गई है कि कृषि कचरे के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। कृषि कचरे के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, यह तीनों ही तत्व, पोषक तत्व कृषि कचरे के अंदर उपलब्ध हैं। कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड, हायर लेवल का जो पॉलीसैकेराइड है वो उसमें उपलब्ध होता है, जिसे हम सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन कहते हैं। फैट इसके अंदर उपलब्ध होता है और प्रोटीन इसके अंदर उपलब्ध होता है। हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया में इसका विघटन, इसकी लाइसिस विद हाइड्रो मीन्स विद वाटर, यानी पानी के साथ इसका विघटन होता है। यह जो जटिल कार्बनिक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, जटिल कार्बनिक पोषक तत्व हैं, पानी के साथ इनका विघटन होता है और ये सरल कार्बनिक पोषक तत्व में बदलते हैं। कार्बोहाइड्रेट शुगर में बदलता है, फैट फैटी एसिड में बदलता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलता है। ये हाइड्रोलिसिस के बाद इसको हम डाइजेशन चैम्बर में डालते हैं, यानी एनारोबिक डाइजेस्टर में डालते हैं, जहाँ पर हवा की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीव काम करते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले यह जटिल पोषक तत्व सरल कार्बनिक पोषक तत्व में बदलते हैं, फिर बैक्टीरिया इसको खा करके माइक्रोबियल कार्बन और माइक्रोबियल नाइट्रोजन में बदलते हैं, फिर इसके ऊपर दूसरे बैक्टीरिया काम करते हैं, वो इसको गैस में बदलते हैं और कंपोस्ट में बदलते हैं। तो जो पहली प्रक्रिया है ये एसिडोजेनेसिस, ये हवा की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में दोनों समय हो जाती है। तो ये एसिडोजेनेसिस में यह सब कृषि जैविक कार्बनिक पदार्थ जो हैं इनको माइक्रोबियल पदार्थ में बदला जाता है। यानी एसिडोजेनेसिस का मतलब है यहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया इस कचरे को खाते हैं जो इसको खाने के बाद मल के तौर पर एसिड, अम्ल का उत्पादन करते हैं। तो इससे बनता है कार्बोनिक एसिड
अल्कोहल, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। इसके बाद इसके ऊपर एसिटोजेनेसिस यानी एसिटोजेनिक बैक्टीरिया काम करते हैं जो एसीटेट या एसिटिक एसिड बनाते हैं। ये कार्बोनिक एसिड बाद में एसिटिक एसिड या एसीटेट में बदल जाता है। फिर इसके ऊपर मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया काम करते हैं। मैथिनोजेनिक बैक्टीरिया इस कचरे को खा करके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होगी तो ये मीथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया की बजाय दूसरे बैक्टीरिया इस कचरे को खाएंगे, वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन हमारे कचरे में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में है, तो चूंकि वातावरण से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनना मुश्किल हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में बनती है। कार्बनिक कचरे में कार्बन बहुत है, हाइड्रोजन नहीं है, तो कार्बन हाइड्रोजन मिलकर बनता है मीथेन। तो यहाँ पर हवा की अनुपस्थिति में मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया जब इस कचरे का डाइजेशन करते हैं, इसका पाचन करते हैं, तो मीथेन का उत्पादन होता है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ सूक्ष्म मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनती है। ये मीथेन जो है ये ज्वलनशील गैस है, इसका इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम बायोगैस बोलते हैं। इसका इस्तेमाल शुद्धिकरण करके किया जा सकता है या बिना शुद्धिकरण किए भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर बिना शुद्धिकरण करे भी करते हैं तो जलती तो सिर्फ मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी उड़ जाने वाली है। तो ये प्रक्रिया चलती है जिसके हमने आपको 4 स्टेप बताया, इसको याद कर लीजिएगा। चारों स्टेप का मतलब भी याद कर लीजिएगा। हाइड्रोलिसिस, एसिटोजेनेसिस, हाइड्रोलिसिस, एसिटोजेनेसिस, मीथेनोजेनेसिस। ये 4 स्टेप इस प्रकार से काम करते हैं कि पहले हमारे पास जो कृषि कचरा है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, लिपिड माने फैट्स, ये चीज़ें हैं। इसके ऊपर फर्मेंटिव बैक्टीरिया काम करते हैं और ये सिंपल शुगर एमिनो एसिड में बदल जाते हैं और फैटी एसिड में बदल जाते हैं। फिर इसके ऊपर फर्मेंटिव बैक्टीरिया काम करते हैं, यानी फर्मेंटेशन। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हवा की उपस्थिति में होता है तो हम उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, हवा की अनुपस्थिति में होता है तो फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो फर्मेंटिव बैक्टीरिया काम करके इसको प्रोपियोनेट, ब्यूटाइरेट में बदलते हैं, जो कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। तो पहले ये कॉम्प्लेक्स लॉन्ग चेन फैटी एसिड में बदले जाते हैं, फिर ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड से शॉर्ट चेन फैटी एसिड में बदले जाते हैं। कुछ फर्मेंटिव बैक्टीरिया इसको सीधे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं, कुछ फर्मेंटिव बैक्टीरिया इसको एसीटेट में बदल देते हैं। ये एसिटोजेनेसिस बैक्टीरिया हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इसको ऐसी खाते हैं और इन तत्वों को, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, इसको भी एसीटेट में बदल देते हैं। CO2 रिड्यूसिंग बैक्टीरिया जो मैथिनोजेनेसिस बैक्टीरिया है, वो CO2 रिड्यूस करके हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके, कचरे की कार्बन का इस्तेमाल करके मीथेन का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का। और एसिटोजेनेसिस के ऊपर भी मीथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया काम करते हैं, ये भी इसको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। अगर हमारे कृषि कचरे में सल्फर मौजूद है तो ये हाइड्रोजन उस सल्फर के साथ मिल करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी बनाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड एक हानिकारक गैस है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस तो सभी है, CO2 भी है, पर CO2 को बहुत ज़्यादा हानिकारक ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। जो 6 प्रकार की गैस जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, CO2 उसमें से सबसे कम हानिकारक गैस है। और CO2 का नेचर में काफ़ी फर्क होता है। लेकिन इसके बाद की जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये वातावरण को अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। और हाइड्रोजन सल्फाइड भी काफ़ी हानिकारक गैस है, बहुत ज़्यादा वातावरण को नुकसान पहुंचाती है, खाना भी कम मात्रा में बनती है। तो ये इसका कंपोजिशन है। जो कृषि कचरा हमारा बनता है उसका कंपोजिशन ये है, उसका गठन ये होता है कि इसमें 60 से 70% तो मीथेन गैस बनती है, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है,
मैंने हाइड्रोजन, ये चूँकि हाइड्रोजन सल्फाइड आप देखिए 0.05 से 2% बनती है। मैंने बार बार इसकी चर्चा इसलिए की कि ये बहुत कम मात्रा में बनती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस है। यहाँ पर जो डायग्राम हमने लिया इसमें इन्होंने पहले से नहीं बताया था हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि 70% मीथेन और 30% कार्बन डाइऑक्साइड लगभग सब होता है। 0.05%, 0.02%, 0.2% बहुत ट्रेस मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है। बनेगी ऐसा नहीं, ट्रेस मात्रा में बनती है, क्योंकि कचरे में सल्फर थोड़ा बहुत होता है। अगर सल्फर रिच कचरा हमारे पास है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ज़्यादा बनती है। कंपोजिशन डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल, इसलिए हमने लिखा है कि जो हमारा कच्चा माल है जिससे कि बायोगैस का निर्माण किया जा रहा है, उस कच्चे माल का क्या कंपोजिशन है, उसमें कितनी सल्फर है, कितना कार्बन है, कितने प्रोटीन है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि 60 से 70%, 30 से 40%। ये जो एक रेंज दी है वो इस कारण से दी है। यूज़ ऑफ बायोगैस एज नेचुरल गैस एज प्योरिफिकेशन, तो जब इसका हम शुद्धिकरण कर देते हैं तो ये नेचुरल गैस की तरह काम करती है। यानी कि इसमें से हम जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को हटा देते हैं तो नेचुरल गैस की तरह काम करती है, सीएनजी बन जाती है ये, जो कि हमारे गाड़ियों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। ये जलाने के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिससे हम हीट और लाइट, गर्मी और रोशनी का भी उत्पादन कर सकते हैं। इससे बिजली का उत्पादन भी होता है। तो जो हमने आपको बोला बायोगैस को इंजन में भेजा जाता है, इंजन में इसका कंबशन होता है, यानी इसका दहन होता है। इंजन में दहन होने के बाद वो इंजन बिजली का निर्माण करता है, तो बायोगैस से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। इससे गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं, हमारे को इसके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, और फ्यूल सेल में भी इस्तेमाल होता है। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये इको फ्रेंडली है, रिनोवेबल इन नेचर, इसका पुनः उपयोग हो सकता है, ऐसी है। क्लीन कंबशन फ्यूल है, ये ऐसा फ्यूल है जिसको जला करके हम वातावरण की अशुद्ध होने से बचा सकते हैं। नहीं जलाएंगे तो मीथेन वातावरण में आएगी, मीथेन वातावरण को ज़्यादा शुद्ध करेगी। जलाएंगे तो मीथेन तो जल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आएगी, जो कि वातावरण को कम अशुद्ध करेगी। और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है, क्योंकि पौधों तो वही इस्तेमाल करते हैं। घरों में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉमर्शियल घरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और औद्योगिक क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक फ़ायदा ये है कि बायोगैस सारा प्रोडक्शन करने के बाद आखिरी में जो हमको मिलता है पोटेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता युक्त कार्बनिक खाद हमको मिलती है खेतों में इस्तेमाल करने के लिए। तो बाद में हमको मिलती है कार्बनिक खाद। अभी हमने आपको बताया कि इसको बायोगैस को हम इंजन में भेजते हैं, वहाँ इंजन से इसमें हम बिजली पैदा करते हैं। तो इंजन में कंबशन, दहन होता है। दहन किस गैस का होगा? अगर आप इसका कंपोजिशन, इसका गठन देखें बायोगैस का, तो बायोगैस का गठन इसमें 70% मीथेन है, 40% के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड है, 2% के लगभग इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड सिर्फ वातावरण को प्रदूषित करेगी, बदबू फैलाएगी, स्वास्थ्य खराब करेगी इंसानों का, लेकिन कंबशन में काम नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस वातावरण को प्रदूषित करती है, पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं। मीथेन का कंबशन होता है। बायोगैस में हाइड्रोजन सल्फाइड इंजन को भी नुकसान करती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या नुकसान हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से एक नुकसान तो ये हो गया कि वो वातावरण को प्रदूषित कर रही है, बदबू भी फैला रही है, हमारे स्वास्थ्य को भी खराब कर रही है। दूसरा नुकसान ये हो गया कि जब इसको इंजन में भेजा जाता है, जलना तो उसे वैसे भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की चिंता हम इसलिए नहीं करते क्योंकि उसको जलना नहीं है, उसको वातावरण में निकलना है। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड कोरोसिव गैस बोलते हैं, वो इंजन को खराब करती है। तो इसलिए
या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पहले रिमूव किया जाता है, तब इसको इंजन में भेजा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिमूव करने के लिए, हमारे इस गैस से अलग करने के लिए सल्फर स्क्रबर लगे होते हैं, वहाँ से स्क्रबर करके उसको इंजन में भेजा जाता है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का नुकसान है। अभी मैंने आपको बताया कि कितनी 0.05 से 2%, ये कम है, काफ़ी कम है, लेकिन 2% ज़्यादा है। मैंने आपको बताया कि हमारे कच्चे माल में अगर सल्फर ज़्यादा है तो यह गैस निकलेगी। तो यहाँ पर आप इस बात को नोट कर लीजिए, प्याज के छिलके का, प्याज के कचरे का या खराब हो गई हुई प्याज का बायोगैस उत्पादन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए प्याज का इस्तेमाल? एकदम आपके समझ में आ रहा होगा, सल्फर होता है उसके अंदर, इसलिए हम कह रहे हैं। घरों में आप कभी प्याज काटे होंगे तो प्याज काटने में आँख में आंसू आते हैं। ये प्याज काटने में जो आँख में आंसू आने की समस्या है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नाम का जो तत्व प्याज में होता है, ये वोलेटाइल है, ये वाष्पित होता है, हवा के संपर्क में आते ही वाष्पित होने लगता है। तो ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। प्याज में सल्फर काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। अगर हम अपने घर की रिजेक्टेड या अपने उत्पादन यूनिट की या खेत की रिजेक्ट की हुई या रिजेक्टेड प्याज को हम बायोगैस उत्पादन में इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है बायोगैस में बहुत ज़्यादा सल्फर आएगी और फिर वो सल्फर हमको बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करेगी। तो प्याज का इसको काम में नहीं लेना चाहिए। तो ये हो गई बायोगैस की बात कि बायोगैस से हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको आखिरी में बताया कि हमको पोटेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलता है, ये होता है डाइजेस्टेड बायोस्लरी। तो बायोगैस उत्पादन में भी जो बाई प्रोडक्ट बचा हमारे पास वो डाइजेस्टेड बायोस्लरी है। ये डाइजेस्टेड बायोस्लरी कार्बनिक खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका या तो दोबारा फर्मेंटेशन किया जाए या इसको दोबारा कुछ प्रेस मड ऐड करके इसके अंदर इसको दोबारा से इसको डिकम्पोज, नहीं तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा डाइजेस्टेड बायोस्लरी भी। हालांकि होता क्या है, जब ये डाइजेस्टेड बायोस्लरी हमें मिलता है तो देखिए, अगर आप ऊपर इस प्रक्रिया को समझेंगे, ये प्रक्रिया देखिए, हमारा जो पहला चार्ट है, कृषि कचरे का हमने हाइड्रोलिसिस किया, यानी कि हमने कृषि कचरे के पानी के साथ क्रिया की, फिर उसको हमने एनारोबिक डाइजेस्टर में यानी हवा की अनुपस्थिति में पाचन के लिए भेजा। तो पानी यहाँ पर है, बायोगैस बन गई, बायोगैस का उपयोग हो गया। अब जो हमारे पास डाइजेस्टेड बायोस्लरी बची उसमें पानी भी है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक को हम बोलते हैं सॉलिड पार्ट, एक को बोलते हैं लिक्विड पार्ट। तो जो डाइजेस्टेड बायोस्लरी हम बायोगैस प्रोडक्शन यूनिट से बाहर निकालते हैं वो एक प्रकार से गाढ़ा पानी के शक्ल में होता है। उसमें ठोस पदार्थ भी है, पानी पदार्थ भी है। तो हमें ठोस और पानी अलग करना है, तो उसको हम एक छोटी सी एक मशीन है उसके ऊपर से पास करते हैं। वो मशीन पानी और ठोस को अलग कर देती है। तो वो मशीन में दो ही मेथड है, एक को बोलते हैं बेल्ट प्रेस मेथड, दूसरे को बोलते हैं स्क्रू प्रेस मेथड। प्रेस मतलब दबाना, यानी कि हमारे को जो डाइजेस्टेड बायोस्लरी मिला है, यानी बायोगैस यूनिट के जो एनारोबिक डाइजेस्टर है, वहाँ से जो बाई प्रोडक्ट हमको मिला है उसको अगर दबाया जाए तो उसमें से पानी निचोड़ के अलग किया जा सकता है, ठोस हमारे पास बच के आ जाएगा। अब उसको दबाने के लिए एक बेल्ट के ऊपर से वो चलता है, वो बेल्ट जाली नुमा बेल्ट है। उस बेल्ट के ऊपर ही वो जब चलेगा तो जाहिर है कचरा तो बेल्ट जाली के ऊपर रुक जाएगा, पानी जाली से निकल आएगा नीचे। उस बेल्ट के ऊपर एक रोलर लगा रहता है, वो रोलर उसको प्रेस करता रहता है। तो रोलर जैसे प्रेस करेगा तो वो निचोड़ जाएगा। तो निचोड़ने के बाद पानी तो जाली से नीचे छन के आ जाएगा, नीचे टैंक में इकट्ठा होगा, और बेल्ट आगे चलेगी तो आगे यार्ड में ठोस कचरे को गिराती हुई चली जाएगी। तो हमें ठोस अलग मिलेगा और पानी अलग मिलेगा। हालांकि ठोस कचरा में पानी नहीं है वहाँ, ऐसा नहीं है, ज़्यादा पानी नहीं होगा, नमी होगी इसके अंदर, थोड़ा तो गीला तो रहेगा हल्का फुल्का ये। तो बाद में इसको सुखाया भी जा सकता है या फिर अब ये जो गीला डाइजेस्टेड बायोस्लरी है ये सीधे खेत में इस्तेमाल हो जाती है।
पानी जो अलग नीचे टैंक में इकट्ठा हो जाता है वो भी खेत में इस्तेमाल हो सकता है। उसका इस्तेमाल फसल के ऊपर स्प्रे के तौर पे भी किया जाता है। अगर उस स्प्रे के तौर पे करना है तो अच्छी बात है, अगर खेत में उसको डालना है तो उसमें एक समस्या है कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। आमतौर पे पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है। पानी में मछलियाँ क्यों पलती हैं? क्योंकि कैसे पलती हैं? पानी में मछलियाँ कैसे पलती हैं? वो पानी ही पीती हैं और पीने के बाद उसकी ऑक्सीजन वो ले करके फिर ऑक्सीजन रहित पानी वो अपने गिल्स द्वारा बाहर निकाल देती हैं। तो यानी पानी में ऑक्सीजन है। इसीलिए आपने देखा होगा एक्वेरियम वगैरह जो लोग लगाते हैं, कभी होटल में आप जाइए तो वहाँ एक एक्वेरियम लगा है जिसमें मछलियाँ पाली जा रही हैं, तो वो एक मशीन चलाते हैं जो उसमें बुलबुलें छोड़ती रहती है। तो वो वातावरण से हवा लेकर के पानी में छोड़ देती है, तो वातावरण की ऑक्सीजन पानी में मिलती रहती है, वो ऑक्सीजन मछलियाँ लेती हैं। तो पानी में ऑक्सीजन होनी चाहिए, क्योंकि खेत में हम उस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो खेत में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पल रहे हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ये जो हमने डाइजेस्टेड बायोस्लरी से पानी अलग किया है, क्योंकि यह प्रक्रिया वहाँ पे, ये पानी वहाँ से आया है जहाँ पे हवा की अनुपस्थिति में पाचन हुआ है, तो इसमें पानी नहीं होता है। तो अगर खेत में इस्तेमाल करना है तो ये जो टैंक में पानी इकट्ठा हुआ, इसके अंदर एक पंखा चलाया जाता है। वो पंखा हवा की ऑक्सीजन को लेकर पानी में डाल देता है। बिल्कुल वही प्रक्रिया है जो आपने होटल में एक्वेरियम में देखी है कि एक पंखा चलता है, वो हवा से ऑक्सीजन को लेकर के पानी में छोड़ता है तो पानी में बुलबुले उठते हैं। ये वही प्रक्रिया है, हवा की ऑक्सीजन को पानी में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, फिर उस पानी को खेत में इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी के अलावा जो ठोस है उसका जो गठन है उसमें 0.25% नाइट्रोजन है, उसमें 0.13% फास्फोरस है, 0.12% पोटेशियम है। तो इसमें NPK अच्छी मात्रा में है जो हमारे फसल के लिए अच्छा है। इसमें सूक्ष्म जीव भी हैं, इसमें NPK के अलावा सेकेंडरी और ट्रेस एलिमेंट भी अच्छी मात्रा में मौजूद है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो बायोस्लरी का गुण क्या होना चाहिए? बायोस्लरी का गुण ये है, ये पूरी तरह सड़ा हुआ होना चाहिए, गंध रहित होना चाहिए, और ये कीट को अपने तरफ आकर्षित नहीं करता है। यह भी इसका बहुत अच्छा गुण है। यह पूरी तरह से सड़ा हुआ होता है, इसमें कोई बदबू नहीं होती है, यह कीट को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। यह टर्माइट और दूसरे पेस्ट को अपने से दूर भेजता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। यह इसका खेत में इस्तेमाल अगर किया जाए तो फसल को अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन यह खरपतवार की वृद्धि को भी कम करता है। और प्रयोग में पाया गया है कि यह खरपतवार की वृद्धि को लगभग 50% तक कम करता है। यह एक सॉइल कंडीशनर भी है। एक तो हमने बताया खाद है मतलब पौधों को पोषक तत्व देता है। सॉइल कंडीशनर का मतलब यह है कि ये सॉइल के भौतिक गुणों में सुधार करता है। सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा मिलता है, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है, उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ती है, यानी कि यह मिट्टी के भौतिक गुणों का सुधार करता है। ये जो डाइजेस्टेड बायोस्लरी है, इसके अंदर पौधे को बीमार करने वाले जीव नहीं होते हैं, ये पैथोजन फ्री है। और जो इसका पानी है उसका स्प्रे करने से कीट नियंत्रण किया जा सकता है। और प्रयोग में पाया गया है कि बायोस्लरी का कीटनाशक के साथ मिला करके स्प्रे करने से 15 से 20% पेस्टिसाइड की बचत होती है, और ये उतना ही इफेक्टिव है जितना कि प्योर पेस्टिसाइड का अगर स्प्रे किया जाए तो जितना इफेक्टिव होता है। तो इस प्रकार से कृषि कचरे का पुनर्चक्रण किया जाता है, कृषि कचरे से बायोगैस निर्माण किया जाता है, कृषि कचरे से बायोगैस निर्माण करने के बाद जो प्रोडक्ट बचा डाइजेस्टेड बायोस्लरी, उसका खेती में कार्बनिक खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमने यहाँ पे एक बातें सीखी कि कृषि कचरे का पुनर्चक्रण कैसे होता है, बायोगैस का क्या महत्व है, ये भी हमने समझा। यहाँ पर सबसे बड़ा महत्व तो हमने ये समझा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ओपन यार्ड डंपिंग, अगर हमने इसको खुले में कचरा फेंक दिया तो वह सड़ता है, वहाँ पे एरोबिक एनारोबिक दोनों तरह की प्रक्रिया होती है। तो वही प्रक्रिया तो हम कर रहे हैं, जब हम उसका नियंत्रित पुनर्चक्रण प्रबंधन कर रहे हैं तो भी तो वही प्रक्रिया कर रहे हैं।
हमने वहाँ भी आपको बताया था कि वहाँ से हमें अगर वो पूरी तरह से सड़ जाए वहाँ ऊपर यार्ड में, तो वह कार्बनिक खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो वहाँ से जो मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है वो वातावरण को प्रदूषित करती है। वहाँ से जो फिनोल्स वगैरह बनते हैं वो जल को प्रदूषित करते हैं। लेकिन जब उसका हम नियंत्रण अपने बायोगैस यूनिट में उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, तो हम बायोगैस को एकत्रित करते हैं, उसका हम उपयोगी काम में उसको ले लेते हैं, तो प्रदूषण घट जाता है। इसीलिए हमने कहा था कि जो गीला कचरा है उसकी ओपन यार्ड डंपिंग करने से वातावरण को प्रदूषित करेगा, उसको बायोगैस यूनिट पे लाइए, उससे बायोगैस का निर्माण करिए, बायोगैस को उपयोगी काम में लीजिए, डाइजेस्टेड बायोसॉलिड को खेत में वापस इस्तेमाल कीजिए। तो यह कितना बड़ा हमको महत्व समझ में आया बायोगैस का, कि अगर इस्तेमाल करेंगे तो कितना महत्व है, कितनी ऊर्जा मिल रही है, इस्तेमाल ना करें तो कितना बड़ा भारी प्रदूषण है। हमने ये भी देखा कि आज के लेक्चर में सीखा कि वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। बायोगैस के हमने उपयोग देखे, डाइजेस्टेड बायोस्लरी के उपयोग और फ़ायदे देखे। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ सीखा। इसको दोबारा पढ़ने के लिए आप हाउ टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोगैस, ए स्टेप बाय स्टेप गाइड, ये इस वेबसाइट पर आप इसको स्टेप बाय स्टेप गाइड इसकी देख सकते हैं कि बायोगैस का उत्पादन कैसे किया जाता है। थैंक यू।